पहाड़ की गुफा के भीतर हरे रंग के प्रकाश आवरण ने उच्च तापमान उत्सर्जित किया। प्रकाश आवरण के ऊपर एक ज्वाला तीव्रता से तड़प रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप बाहर से किसी भी नजर को उसके भीतर हो रही स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई हो रही थी। हवा में तैरते हुए याओ लाओ ने हरे रंग के ज्वाला आवरण को देखा और आह भरी। उसका तनावग्रस्त चेहरा भी धीरे धीरे शांत हो गया। चूंकि जियाओ यान ने इस चरण तक सब कुछ पहले ही पूरा कर लिया था, तो उसके द्वारा स्वर्गीय ज्वाला को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की संभावना कम से कम 70% होनी चाहिए। उसका अंतिम कार्य दबंग ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को स्वीकृति आत्मा में संग्रहित करना था। ऐसा होने के बाद ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पूरी तरह से जियाओ यान की मूल ज्वाला बीज बन जाएगी। एक बार जब वो ज्वाला बीज को परिष्कृत करने के लिए कदम पूरा कर लेता है, तो अगला कदम ग्रीन लोटस कोर फ्लेम का उपयोग करके ज्वाला मंत्र विकसित करना होगा। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की ताकत के साथ ये संभावना है कि फ्लेम मंत्र इस बार सीधे जुआन क्लास में छलांग लगाने में सक्षम होगा। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हंसने के बाद याओ लाओ ने एक बार फिर चुप्पी बनाए रखी। जैसे ही वो शांत हुआ, पहाड़ी गुफा भी धीरे धीरे शांत हो गई। दीवार के अंतराल से ठंडी पहाड़ी हवा की एक लहर बह रही थी, जो अंदर से गर्म हवा को साफ कर रही थी। पहाड़ी गुफा में गोल आकार की प्रकाश आवरण लौ एक हल्की हरी चमक उत्सर्जित कर रही थी। प्रकाश आवरण के ऊपर हरी चमक चमकीली और मंद हो गई। चमक पहाड़ की दीवार पर जा रही थी, जैसे कि बाद में हरे रंग की पानी की रेखाएं बनाई गई हों। प्रकाश आवरण के अंदरूनी हिस्से में जियाओ यान हरे कमल के ऊपर क्रॉसलेग बैठा था। वर्तमान में वो एक प्रकार की बेहोशी और रहस्यमय स्थिति में था। उसके शरीर में मन पहले से ही ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से जूझने के बाद बेहद थक गया था। ये उसके शरीर के भीतर तैरता रहा, बिना उसे पता चले, लेकिन जमने में कठिनाई हो रही थी। जबकि जियो यान इस उलझन भरी आधी बेहोशी की स्थिति में था, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, जो उसके शरीर में क्यूई पथों के भीतर धीरे धीरे बह रहा था, अचानक फ्लेम मंत्र के क्यूई पथ मार्गों का अनुसरण करने लगा और बिना किसी नियंत्रण के प्रसारित होने लगा। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वर्तमान ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को पहले जियो यान द्वारा परिष्कृत किया गया था, लेकिन अब ये किसी भी प्रकार का भयानक तापमान जारी नहीं करता था। इसके बजाय ये कुछ हद तक ठंडा हो गया था। जैसे ही ये जियो यान के क्यूई पथों के साथ बहता था, छोटे हरे रंग के लावा की लपटें लौ से अलग हो जाती थी और खुद को क्यूई पथ की दीवारों में चिपका लेती थी, जो इस हद तक क्षतिग्रस्त हो गई थी कि वे लगभग डू क्यूई को समाहित करने की क्षमता खो चुकी थी। लपटें थोड़ी हिलती थी और वास्तव में धीरे धीरे क्यूई पथों की दीवारों में विलीन होने लगी। जैसे ही हरे रंग का लावा उसके क्यू पथों से होकर गुजरा और उसके क्यू पथों पर मुरझाती हुई ज्वाला के अंकुरों ने जियाओ यान के मूल रूप से मुड़े हुए क्यू पथ, जो जेंटियन बेल के तने की तरह दिखाई देते थे, तुरंत ही फैलने लगे और रेगिस्तान में पानी से टकराने वाली पत्तियों और घास की तरह खुलने लगे। जियाओ यान के शरीर में अनगिनत क्यू पथों ने इस समय उत्तेजित चीखें पैदा की। हरे रंग का लावा तरल, जिसे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ने पीछे छोड़ा था, उसे बार बार फैलने और सिकुड़ने वाले क्यू पथों द्वारा भयानक गति से निगल लिया जाएगा। क्यू पथों द्वारा लालची उपभोग के बाद उनमें मौजूद ग्रे सफेद रंग धीरे धीरे खत्म हो गया। इसकी जगह एक पीला हरा रंग आ गया, जो जीवन शक्ति से भरा हुआ था। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम एक के बाद एक क्यू पथ पर बहता रहा। जहां भी ये गुजरता, सिकुड़े हुए क्यू पथों में एक बार फिर से जीवन शक्ति दिखाई देती। टूटी हुई हड्डियां और जला हुआ मांस भी तेजी से ठीक हो रहा था और संतोषजनक गति से। इसके अलावा पूरी तरह से मरम्मत किए गए क्यूई पथ, हड्डियों आदि की कठोरता की सीमा स्वर्गीय ज्वाला के निगलने से पहले उनकी मूल शक्ति से कहीं अधिक थी। स्पष्ट रूप से, हालांकि ग्रीन लोटस कोर फ्लेम
ने उनके लिए बहुत बड़ा विनाश लाया, लेकिन इसने जो मुआवजा दिया उससे उसके शरीर के इन आवश्यक अंगों को भी लगा कि ये इसके लायक था। जब तक ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ने जियाओ यान के शरीर के अंदरूनी हिस्से की मरम्मत की, उसकी त्वचा जो बाहरी दुनिया में खून के निशान और खून की परतों से ढकी हुई थी, वो भी धीरे धीरे एक साथ मिल रही थी। खून की पपड़ियां तेजी से बनी और फिर गिर गई, जिससे पीछे कोई निशान नहीं बचा। त्वचा के नीचे का मांस भी तेजी से मजबूत हो रहा था। हालांकि जियाओ यान की मांसपेशियां ऐसी नहीं बनी जिसकी तुलना उन मांसल पुरुषों से की जा सके, लेकिन जब वो पलटा करके अपनी भुजाएं मोड़ता और फैलाता तो विस्फोटक जैसी ताकत का हल्का सा आभास होता। जियाओ यान के शरीर की त्वचा पर सूखी त्वचा की परत दर परत तेजी से गिरने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांप अपनी त्वचा उतारता है। नई त्वचा ने कांस्य त्वचा को, जिसे जियाओ यान ने रेगिस्तान में कुछ महीनों तक कठिन प्रशिक्षण से गुजरने के बाद हासिल किया था, वापस उसके मूल हल्के सफेद रंग में बदल दिया। हालांकि नई त्वचा एक महिला की नाजुक त्वचा की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन इसमें पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा रक्षात्मक शक्ति और आसपास के वातावरण में प्राकृतिक ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता थी। वर्तमान जियाओ यान एक रहस्यमय स्थिति में था। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम में मौजूद विशाल और लगभग भयावह ऊर्जा तेजी से उसके टूटे हुए शरीर को मजबूत और मरम्मत कर रही थी। अगर कोई इसे समझाए तो ये वास्तव में एक अप्रत्याशित लाभ था। मरम्मत और मजबूती धीरे धीरे की जा रही थी। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम के आखिरी क्षतिग्रस्त क्यूई पद से बाहर निकलने के बाद जियाओ यान के शरीर के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त अंदरूनी हिस्से पूरी तरह से मरम्मत हो गए थे, जब तक कि वे पूर्णता के करीब नहीं पहुंच गए। इस नए शरीर में लड़ने की जो शक्ति हो सकती थी, वो निश्चित रूप से उसके पिछले शरीर की तुलना में बहुत ज्यादा थी। चूंकि इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ने जियो यान के शरीर के अंदर और बाहर की मरम्मत पूरी कर ली थी। इसलिए इसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और इसने जियो यान के निचले पेट में क्यूई भंवर की ओर अपनी नजर घुमानी शुरू कर दी, जो लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। पहले से ही पागलपन भरी बर्बादी के कारण मौजूदा डू क्यूई भंवर पहले से ही बहुत खाली हो चुका था। इसमें बैंगनी रंग की तरल ऊर्जा की केवल 3 बूंदें बची थी और वे अकेले तैर रही थी, जिससे ये एक उजाड़ रूप दे रहा था। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम धीरे धीरे भंवर के चारों ओर चक्कर लगाती रही। एक पल के लिए शांत होने के बाद ये अचानक भंवर में डूब गई। जब ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ने प्रवेश किया तो शांत भंवर, जो स्थिर पानी के तालाब की तरह था, भंवर अचानक तीव्रता से उछल गया। भंवर के अंदरूनी हिस्से में ऊर्जा तरंगों के चक्र के बाद चक्र लगातार लहरें बनाते रहे। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम से बना हरा रंग का लावा भंवर के भीतर बह गया। दयनीय बैंगनी रंग की तरल ऊर्जा की 3 बूंदें लावा से भागने का इरादा रखती हुई दिखाई दी। हालांकि जैसे ही वे हरे रंग के लावा के संपर्क में आईं, वे भस्म हो गई, मानो लावा तलछट को साफ कर रहा हो। तरल ऊर्जा की शेष 3 बूंदों को ग्रीन लोटस कोर फ्लेम द्वारा भस्म कर दिए जाने के बाद ये भंवर, जो जियाओ यान के लिए डू क्यू को संग्रहित करने के लिए था, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम द्वारा पूरी तरह से जब्त कर लिया गया। भंवर पर जबरदस्ती कब्जा करने के बाद हरा रंग का लावा धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगा। काफी देर बाद हरे रंग की शुद्ध गैसीय ऊर्जा के धागे इसके भीतर से निकलने लगे और तेजी से भंवर के भीतर इकट्ठा होने लगे। बस एक पल में भंवर का खाली अंदरूनी हिस्सा इस हल्के हरे रंग की ऊर्जा से भर गया। हरे रंग की गैसीय ऊर्जा तेजी से भंवर के भीतर फैल गई। जैसे जैसे हरे रंग के लावा के भीतर से अधिक गैसीय ऊर्जा बाहर निकलती गई, भंवर पर हल्की नमी छाने लगी। एक और क्षण बीतने के बाद हरे रंग की तरल ऊर्जा की एक छोटी बूंद अचानक उभरी। हरे रंग की तरल ऊर्जा की पहली बूंद के प्रकट होने के बाद ऐसा लगा कि भंवर के भीतर एक श्रृंखला प्रभाव शुरू हो गया है।
पन्ना जैसे हरे रंग के तरल की बूंद बूंद लगातार ऊर्जा कोहरे से प्रकट होने लगी और भंवर के अंदरूनी हिस्से में गिरने लगी, जहां वे शरारती छोटी मछलियों की तरह व्यवहार कर रही थी। तरल ऊर्जा की बूंद बूंद, जिसे इकट्ठा करने और बनाने के लिए जियाओ यान को आमतौर पर 10 दिनों से अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उस समय नीचे गिर रही थी, जैसे कि बूंदाबांदी हो रही हो। टपकने की आवाज लगातार जारी रही और कुछ ही समय में भंवर में तरल ऊर्जा वास्तव में भर गई थी, जब तक कि यह लगभग आधी नहीं भर गई थी। उस समय एक सितारा डूशी से 2 सितारा डूशी तक जियो यान ने तरल ऊर्जा की कुल 15 बूंदें एकत्रित की थी। वर्तमान में भंवर के भीतर कुल तरल ऊर्जा की मात्रा कम से कम 100 बूंदों से अधिक होगी। अगर तरल ऊर्जा की 15 बूंदें 2 सितारा डूशी थी, तो 100 बूंदों के बारे में क्या? वे कितने सितारे थे? अगर जियो यान वर्तमान में होश में था, तो वो संभवतः तब तक आनंदित होगा जब तक वो स्वर्ग में छलांग नहीं लगा सकता। स्वाभाविक रूप से ये सब उसकी आधी बेहोशी और उलझन भरी स्थिति के आशीर्वाद के कारण था। अन्यथा ये ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, जिसके पास करने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, निश्चित रूप से इतना दयालु नहीं होगा कि जियो यान को उसके शरीर की मरम्मत करने में मदद करने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग करे। जब भंवर में तरल ऊर्जा की संख्या 100 बूंदों तक पहुंच गई, तो आलस से घूम रही ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ने अचानक ऊर्जा बनाने की अपनी क्रिया बंद कर दी। इसने अपने शरीर को थोड़ा हिलाया और भंवर के बीच में छोटे भूरे रंग के प्रकाश की ओर तैरने लगी। चमक को देखते हुए कुछ हद तक चमकदार लावा पिंड एक बच्चे की तरह लग रहा था, जिसे कोई प्यारा खिलौना मिल गया हो। भंवर के बीच में छोटा भूरा रंग का प्रकाश लटका हुआ था। प्रकाश के भीतर एक अंतहीन और गहरा अंधेरा था। अंधेरे का अंत एक और स्थान को छिपाता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो इसे एक अत्यंत रहस्यमय रूप दे रहा था। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम उस स्थान के चारों ओर घूम रहा था जहां भूरे रंग का प्रकाश था। ये इस चीज के बारे में बहुत उत्सुक लग रहा था। कुछ मौकों पर ये इसे छूना चाहता था, लेकिन इसकी हरकतों में कुछ हिचकिचाहट थी। शायद कहीं न कहीं डर का धागा लटका हुआ था। भूमिगत रूप से हजारों वर्षों तक तपने के बाद ज्वाला आत्मा में कुछ आध्यात्मिक बुद्धि प्रकट हुई थी। उसे अस्पष्ट रूप से पता था कि अगर उसने इस भूरे रंग की रोशनी को छुआ, तो वो हमेशा के लिए अपनी आजादी खो देगा। हरे रंग का लावा धीरे धीरे रोशनी के धब्बे के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। कुछ समय तक विचार विमर्श करने के बाद उसने आखिरकार ये जोखिम भरा काम छोड़ दिया। वो एक नए खिलौने की वजह से अपनी आजादी खोने को तैयार नहीं था। एक और चक्कर लगाने के बाद हरे रंग का लावा रुका नहीं और उसने अपना शरीर हिलाया, घुमा और इस जगह को छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि जैसे ही ग्रीन लोटस कोर फ्लेम जाने के बारे में सोच रहा था, जियाओ यान की बेहोश आत्मा अचानक कांप उठी और वो पूरी तरह से जाग गया। अपनी आत्मा के जागने के बाद जियाओ यान का दिमाग एक सशर्त प्रतिवर्त के रूप में उसके शरीर के अंदर से तेजी से गुजरने लगा। उसके शरीर में बिल्कुल नई चीजों ने उसे अपनी आंखें झपकाने और थोड़ा विचलित महसूस करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि जब उसका मन भंवर के बीच से गुजरा और हरे रंग के लावा पर नजर डाली, जो वास्तव में भूरे रंग के प्रकाश बिंदु से थोड़ी ही दूरी पर था, तो उसका दिल चौंक गया। एक तत्काल अनियंत्रित खुशी उसके दिल में उमड़ पड़ी, जिसे छिपाना मुश्किल था। बिना कुछ सोचे समझे उसका मन अचानक भंवर में घुस गया, जिसके बाद अपनी सारी ताकत जुटाते हुए जियाओ यान के दिमाग ने बेरहमी से ग्रीन लोटस कोर फ्लेम पर प्रहार किया, जो पीछे हटना चाहता था। संपर्क के क्षण में जियाओ यान के दिमाग में अचानक एक तेज धमाकेदार आवाज गूंजी। तुरंत उसके सिर के चारों ओर तीव्र दर्द की लहर उठी। जब जियाओ यान अपने सिर को रगड़ रहा था और तीव्र दर्द को सहने के लिए अपने दांत भींच रहा था,
तो भंवर में मौजूद ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, जिसे जियाओ यान ने हिंसक रूप से धक्का दिया था, तुरंत काफी दूर चला गया। संयोग से उसकी पूंछ का एक हिस्सा भूरे रंग के प्रकाश बिंदु को छू गया। जिस क्षण यह संपर्क में आया, भूरे रंग के प्रकाश बिंदु में चमक तेजी से कम हो गई। टिमटिमाती हुई भूरे रंग की रोशनी से एक भयावह चूषण बल निकला और सुओफ्त ध्वनि के साथ ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को खींच लिया, जो पूरी तरह से इसमें नहीं निकल सकता था। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को संग्रहित करने के बाद जियाओ यान के शरीर का आंतरिक भाग अंततः पूरी तरह से शांत हो गया। ये छोटा ग्रे रंग का प्रकाश बिंदु उस छोटी सी स्वीकृति आत्मा से बनाया गया था, जिसे याओ लाओ ने कुछ समय पहले जियाओ यान के शरीर में डाला था। स्वर्गीय लौ को मूल ज्वाला बीज में परिष्कृत करने का अंतिम चरण, जो सबसे महत्वपूर्ण चरण भी था, स्वीकृति आत्मा द्वारा बनाए गए स्थान में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को बलपूर्वक मजबूर करना था। स्वीकृति आत्मा में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को पूरी तरह से संग्रहित करने के बाद ही शोधन प्रक्रिया को पूर्णता प्राप्त करने वाला माना जाएगा। यह चरण मूल रूप से बहुत कठिन था। आखिरकार स्वर्गीय ज्वाला के अंदर लौ आत्मा के पास थोड़ी आत्मिक बुद्धि थी। हर खतरनाक चीज के संबंध में इसमें एक अंतर्निहित प्रतिरोध था। यदि कोई इसे जबरदस्ती चलाए और असफल हो जाए, तो स्वर्गीय ज्वाला, जिसने प्रारंभिक शोधन पूरा कर लिया था, एक बार फिर से काट सकती है। हालांकि वर्तमान में जियाओ यान की पिछली उलझन भरी स्थिति के कारण ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ने न केवल ऊब से अपने शरीर की पूरी तरह से मरम्मत की, बल्कि स्वीकृति आत्मा के पास जाकर उसके चारों ओर चक्कर लगाया, क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए इसने जियाओ यान को शोधन प्रक्रिया के अंतिम चरण को पूरी तरह से पूरा करने के लिए सबसे कम कीमत चुकाने की अनुमति दी। यह कहा जाना चाहिए कि यह पूरी तरह से भाग्य का अवसर था। विशाल पर्वतीय गुफा में याओ लाओ हवा में लटके हुए थे और उनकी नजर हरे रंग की लौ के प्रकाश आवरण पर थी। प्रतीक्षा करते समय उनकी उंगली धीरे से अंतरिक्ष में टैप कर रही थी। एक पल बाद उन्होंने अपनी भौहों को थोड़ा दबाया और धीरे से पूछा, उसे इतना समय क्यों चाहिए? मुझे मत बताओ कि कोई समस्या हुई। थोड़ी देर और प्रतीक्षा करने के बाद याओ लाओ ने अपनी भौहें और गहरी कर ली। जब उन्होंने देखा कि हरे रंग की लौ के प्रकाश आवरण में अभी भी गायब होने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने हरे रंग के प्रकाश आवरण को बलपूर्वक तोड़ने का फैसला करने से पहले एक पल के लिए सोचा। जैसे ही याओ लाओ कार्य करने वाले थे, ऊर्जा की लहरें अचानक और तेजी से हरे रंग के प्रकाश आवरण की सतह से उभरी, जो शांत थी। इसके ठीक पीछे एक शक्तिशाली क्यूई अचानक लौ प्रकाश आवरण के अंदर से फैल गई। इस सांस को महसूस करते हुए याओ लाओ थोड़ा चौंक गए। वो थोड़ा स्तब्ध थे, क्योंकि उन्होंने तर्क दिया, ये क्यूई, ये अचानक पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत क्यों हो गई है? यद्यपि स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने से व्यक्ति की लड़ने की शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन इसमें व्यक्ति के स्तर को बढ़ाने की क्षमता नहीं होती। याओ लाओ असमंजस में था। उसने अपना सिर हिलाया। उसने धीरे से आह भरी और फुसफुसाया, यद्यपि ये थोड़ा अजीब है। सौभाग्य से स्वर्गीय ज्वाला का शोधन सफल हो गया है। धीरे से मुस्कुराते हुए याओ लाओ ने अपनी निगाह हरे रंग की ज्वाला के आवरण की ओर घुमाई, जहां सतह पर लहरों की लहरें दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथों को अपनी आस्तीन में डाला और चुपचाप प्रतीक्षा की। गोल प्रकाश आवरण की सतह पर ऊर्जा तरंग दोलन की बढ़ती तीव्रता के बाद अंततः और अचानक दरारों के धागे बन गए। दरार की रेखाएं धीरे धीरे खुलती गई। अंत में पूरा प्रकाश आवरण उन रेखाओं के भीतर समा गया। एक नजर में ये एक हरे रंग के मुर्गी के अंडे की तरह था, जो दरारों से ढका हुआ था। काचा। पहाड़ की गुफा के अंदर एक स्पष्ट आवाज चुपचाप गूंज उठी। हरे रंग के प्रकाश आवरण पर ऊर्जा शीट का एक टुकड़ा अचानक एक चट्टान पर गिरा।
इसके उच्च तापमान ने तुरंत चट्टान में एक छोटा सा गड्ढा बना दिया। का का पहला ऊर्जा टुकड़ा गिरने के बाद हरे रंग का ऊर्जा प्रकाश आवरण अचानक तीव्रता से कांपने लगा। कंपन एक पल के लिए जारी रहा और अंत में हरे रंग का प्रकाश आवरण एक धमाके के साथ खुल गया। इस जोरदार धमाके की आवाज के बाद असंख्य मात्रा में छोटे ऊर्जा टुकड़े सभी दिशाओं में बाहर निकल गए। तुरंत आसपास की पहाड़ी गुफा पर असंख्य छोटे पिघले हुए छेद बन गए। हवा में लटके हुए याओ लाओ ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ ली। कोई भी ऊर्जा टुकड़ा जो उसकी दिशा में आता, उसके शरीर के आधे फुट के दायरे में कहीं भी पहुंचने पर हरे धुएं के एक झोंके में बदल जाता और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। गुफा के भीतर सभी दिशाओं में ऊर्जा टुकड़ों का फटना काफी देर तक जारी रहा, इससे पहले कि वे धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाएं। जैसे ही ऊर्जा के टुकड़े बाहर निकले, वे गायब हो गए। धीरे धीरे उस जगह से एक हल्के हरे रंग की चमक उठी जहां से टुकड़े फटे थे। एक आदर्श हरे रंग का कमल का आसन धीरे धीरे ऊपर उठा और अंत में रुक गया जहां याओ लाओ था। हरे रंग के कमल के आसन पर पूरी तरह से नग्न युवक क्रॉस लेग करके बैठा था। उसकी तंग भौहें थोड़ी हिल गई। एक पल बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जियाओ यान की काली आंखें, जो स्याही की तरह थी, एक हल्के हरे रंग की लौ से ढकी हुई थी। थोड़ी देर बाद लौ अचानक बढ़ गई और वास्तव में उसकी पूरी आंखों को ढक लिया। एक पल में जियाओ यान की आंखें हरे रंग की हो गई। उनमें एक हल्का राक्षस जैसा एहसास था। जियाओ यान की आंखों में हरे रंग की लौ बहुत देर तक नहीं रही, फिर धीरे धीरे पीछे हट गई। जब हरी लौ पूरी तरह से गायब हो गई तो उसकी आंखें एक बार फिर अपने काले रंग में लौट आई। हालांकि उसकी आंखें पहले की तुलना में बहुत साफ दिखाई दी। जाहिर है, जियाओ यान की आंखों को ग्रीन लोटस कोर फ्लेम द्वारा कैल्सीन किए जाने से एक गुप्त लाभ प्राप्त हुआ था। अपनी आंखें खोलने के बाद जियाओ यान ने अपनी गर्दन को थोड़ा फैलाया। हड्डी के रगड़ने से एक बेहद चिकनी हड्डी चटकने की आवाज तुरंत पैदा हुई। इस स्पष्ट आवाज को सुनकर जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली और उसका चेहरा आराम और नशे से भर गया। अपना सिर नीचे करते हुए जियाओ यान के चेहरे पर एक असहाय भाव दिखाई दिया, क्योंकि उसने अपने शरीर पर सफेद त्वचा को देखा। स्वस्थ दिखने वाली कांस्य त्वचा जिसे बनाने में उसने बहुत प्रयास किया था, एक बार फिर अपने मूल रूप में लौट आई थी। छोटे लड़के, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सामने नग्न होना बहुत दिलचस्प है? जियाओ यान को देखते हुए, जो बार बार अपने पूरे शरीर में हो रहे बदलावों को तौल रहा था, याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाई और मजाक करते हुए हंसा। ओह! याओ लाओ द्वारा याद दिलाए जाने के बाद जियाओ यान ने जल्दी से अपना होश संभाला। उसने अपने पूर्णतया नग्न शरीर को देखा और शर्मिंदगी से मुस्कुराया। फिर उसने जल्दी से भंडारण रिंग के भीतर से कपड़ों का एक सेट निकाला और उसे पहनने के लिए दौड़ा। ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे तुम फिर से पैदा हुए हो। जियाओ यान के 2 चक्कर लगाने के बाद याओ लाओ ने देखा कि जियाओ यान के शरीर पर कोई निशान नहीं था और अनजाने में आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या तुम अपनी सारी चोटों से उबर चुके हो? हाँ। जियाओ यान ने अपने कपड़े ठीक से पहने और हरे कमल के आसन पर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ को कसकर पकड़ लिया और कुछ धूंसे मारे, जिसके साथ तेज हवा भी चल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे एक अविश्वसनीय रूप से अच्छा एहसास हो रहा है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया। अपनी क्यूई को बाहर निकालने के लिए अपना पूरा प्रयास करो। मुझे एहसास दिलाओ कि तुम अब कितने सितारों तक पहुंच चुके हो। याओ लाओ ने अपने विचार व्यक्त किए। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया। उसने अपने शरीर को तनाव में डाला और एक पल बाद एक क्यूई जो पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थी, अचानक उसके शरीर से बाहर निकल आई। क्या? अपनी आंखें सिकोड़ने
और जियाओ यान द्वारा उत्सर्जित क्यूई को महसूस करने के बाद याओ लाओ ने चौंक कर अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, अजीब, तुम्हारी इस क्यूई को महसूस करते हुए ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की ताकत कम से कम 4 सितारा डू शी के स्तर तक पहुंच जानी चाहिए थी। तुमने क्या किया? 4 सितारा डू शी? याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओ यान भी हैरान रह गया। उसके चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। यह वास्तव में अप्रत्याशित था कि स्वर्गीय लॉ को परिष्कृत करने से इतना लाभ होगा। उसकी प्रशिक्षण गति के साथ 2 सितारा डू शी से 4 सितारा डू शी तक कूदने में कम से कम 3 से 4 महीने लगने चाहिए। लेकिन अब इस ग्रीन लोटस कोर फ्लेम ने उसे यह अतिरिक्त आश्चर्य दिया था। जियाओ यान ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा और हंसने के लिए अपना मुंह खोला, जिसके बाद उसने अपनी बेहोशी की स्थिति और ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की कुछ क्रियाओं के बारे में विस्तार से बात की। स्कत्स्का, तो ये ऐसा ही था। कितना भाग्यशाली आदमी है। जियाओ यान की बात सुनने के बाद याओ लाओ का चेहरा पूरी तरह से अचंभित था। काफी देर बाद उसने अपनी जीभ चटकाई और अपनी चौंका देने वाली आवाज निकाली। इस तरह का सौभाग्य कुछ ऐसा था जो निश्चित रूप से बहुत कम ही देखने को मिलता था। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम द्वारा शरीर में लाई गई सभी अच्छी चीजों की सूची को भूलकर बस वो हिस्सा जहां मूर्ख साथी स्वीकृति आत्मा की तरफ भाग गया और इधर उधर घूमता रहा, उसने जियाओ यान के सौभाग्य पर याओ लाओ को आहे भरने पर मजबूर कर दिया था। ये अंतिम चरण मूल रूप से शोधन प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और कठिन हिस्सा था, लेकिन वास्तव में जियाओ यान को जरा भी खतरा पैदा किए बिना पूरा किया गया। उसने बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हिंसक तरीके से लॉ पर दस्तक दी। इसके परिणाम स्वरूप उसके सिर में तीव्र दर्द महसूस करने के अलावा उसने कोई और कीमत नहीं चुकाई। इस तरह के असमान लाभ और उसके द्वारा चुकाई गई कीमत के बीच तुलना ही वो हिस्सा था जहां याओ लाओ को यह समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। उस समय स्वीकृति आत्मा में हड्डी को ठंडा करने वाली ज्वाला का पीछा करने के लिए उसने एक समझ से परे बड़ी कीमत चुकाई थी। अगर अंत में थोड़ी किस्मत न होती तो वो इस आखिरी कदम पर स्वर्गीय ज्वाला द्वारा राख में बदल सकता था। क्या स्वर्गीय ज्वाला के शोधन के कारण मेरा स्तर अपने आप नहीं बढ़ता? याओ लाओ के चौंकने वाले तरीके को देखकर, जो लगभग कुछ हद तक अविश्वास के बिंदु पर था, जियो यान ने अपना सिर रगड़ा और स्तब्ध स्वर में पूछा, सपने देखो? याओ लाओ ने जियो यान को तिरस्कार भरी नजर से देखा। जब उसने बाद वाले की मासूम अभिव्यक्ति देखी तो वो केवल चुपचाप आहे भर सका, खुद को याद दिलाते हुए कि अगर लोग एक दूसरे से तुलना करेंगे तो वे क्रोध और ईर्ष्या से मर जाएंगे। याओ लाओ ने फिर अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, स्वर्गीय ज्वाला को परिष्कृत करने से मिलने वाले लाभ दीर्घकालिक और मौन है। भविष्य में जैसे जैसे इस पर नियंत्रण का अभ्यास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मिलने वाला लाभ और भी अधिक होता जाएगा। दूसरे शब्दों में, इसे परिष्कृत करने के बाद थोड़े समय के दौरान आपकी शक्ति में अचानक से कोई अजीबोगरीब वृद्धि नहीं दिखाई देगी, क्योंकि आपने स्वर्गीय ज्वाला को निगल लिया है। इसलिए अल्पावधि में स्वर्गीय ज्वाला सीधे आपकी शक्ति को नहीं बढ़ाएगी। आपकी जैसी स्थिति को बहुत भाग्यशाली माना जाएगा। हालांकि ये अफसोस की बात है, यदि आपकी शक्ति अब डू लिंग या डू वांग जितनी होती और आपकी शक्ति में कुछ सितारों की वृद्धि होती तो आप वास्तव में जैकपॉट मार लेते। है, ये काफी है। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूं कि मैं इस हद तक बढ़ गया हूं। यदि ये और अधिक बढ़ जाता तो मेरा शरीर शक्ति की वृद्धि के अनुकूल नहीं हो पाता। आखिरकार अगर कोई कदम दर कदम आगे नहीं बढ़ता तो बाद में सीढ़ियां बहुत स्थिर नहीं होंगी। यह संभव हो सकता है कि एक दिन मैं अचानक उससे गिर जाऊं। इस तरह की गिरावट ऐसी चीज है जिसे स्वीकार करना लोगों के लिए मुश्किल होगा। जियो यान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर संतुष्टि कोई नकली चीज नहीं थी। हे,
छोटा लड़का वास्तव में जानता है कि कब पर्याप्त है, बुरा नहीं है। ये सुनकर याओ लाओ ने अपनी भौहें उठाई और आश्चर्यचकित स्वर में हंसे। जाहिर है वो जियाओ यान के शब्दों से थोड़ा आश्चर्यचकित था। आखिरकार अपनी ताकत को एक बड़े स्तर पर बढ़ाना कुछ ऐसा था जिसके बारे में कई लोग सपने देखते हैं। ये केवल सच्चाई है। जियाओ यान ने अपने कंधों को सिकोड़ लिया और एक और मुस्कान के साथ कहा, के ठीक है, अपने मूल ज्वाला बीज का उपयोग करने का प्रयास करें। यह आपकी पहली स्वर्गीय ज्वाला है। याओ लाओ ने भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। वो कुछ हद तक उत्सुक था। ठीक है। याओ लाओ के सुझाव को सुनकर जियाओ यान के चेहरे पर एक उत्साह और जिज्ञासा उभरी जिसे छिपाना मुश्किल था। उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाने से पहले अपने हाथों को आपस में रगड़ा, जिसके बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग जल्दी से उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से में चमक गया और एक आदेश भेजा। आदेश भेजे जाने के बाद उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। डू क्यूई भंवर के बीच से भूरे रंग का छोटा प्रकाश बिंदु हिल गया। एक पल के लिए शांति छा गई। फिर अचानक हरे रंग की लौ की एक किरण बाहर निकली। हरे रंग की लौ भंवर से गुजरी और उसके शरीर के अंदर क्यूई पथों के साथ तेजी से बह गई। पलक झपकते ही वो उसकी बाह में क्यूई पथों में प्रवेश कर गई। पहाड़ी गुफा के अंदरूनी हिस्से में जियाओ यान, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, ने अचानक उन्हें खोल दिया। एक बार फिर से उसकी आंखों में एक हल्के हरे रंग की लौ चमक उठी। उसकी मुट्ठी अचानक खुली हुई थी और उसकी हथेली ऊपर की ओर थी। उसके चेहरे पर एक उत्साह दिखाई दिया और उसने धीरे से पुकारा, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, प्रकट हो। जैसे ही जियाओ यान की चीख निकली, उसकी दाहिनी हथेली थोड़ी कांप उठी। करीब से पीछा करते हुए हरे रंग की उग्र लौ तुरंत उठी और तेजी से उसकी हथेली को लपेट लिया। पहाड़ी गुफा में युवक हवा में लटके हरे कमल पर खड़ा था। उसके थोड़े से खुले हाथ से हरे रंग की एक राक्षसी लौ उठी। इस दृश्य में एक चौंकाने वाला दृश्य था। जियाओ यान के मुंह के कोने पर एक उथला कोण उभर आया, क्योंकि उसकी आंखें उसकी हथेली पर हरे रंग की लौ को ध्यान से देख रही थी। एक पल बाद कोण धीरे धीरे चौड़ा होता गया। उसके गले से एक हल्की हंसी निकली। थोड़ी देर बाद धीमी हंसी आखिरकार और पूरी तरह से एक अनियंत्रित जोरदार चीख में बदल गई। हा हा, मैं जियाओ यान, आखिरकार एक स्वर्गीय लौ है। हा हा। पहाड़ की गुफा के भीतर याओ लाओ ने जियाओ यान को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, जो इतना उत्साहित था कि वो खुद को भूल गया था। उसने उसे रोकने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। कुछ वर्षों तक बड़ी मेहनत से खोज करने के बाद जियाओ यान ने आखिरकार आज वो पा लिया जो वह चाहता था। उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने देना अच्छा होगा। पहाड़ की गुफा में लंबे समय तक ऊंची आवाज में अनियंत्रित हंसी चलती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। अपने मुंह के कोने पर अभी भी मुस्कान लिए हुए जियाओ यान ने अपना सिर नीचे करके हरे रंग की लौ को देखा, जो उसकी बार बार खुलने और बंद होने वाली हथेली में धीरे धीरे तड़प रही थी। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को पूरी तरह से परिष्कृत करने के कारण वर्तमान लौ ने जियाओ यान को अस्वस्थ या अत्यधिक गर्मी महसूस नहीं कराई। इसके अलावा जब तक वो लौ के साथ लंबे समय तक अभ्यास करता रहेगा, जियाओ यान का मानना था कि वो जल्द ही या बाद में हड्डी को ठंडा करने वाली लौ पर याओ लाओ के पूर्ण नियंत्रण के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम एक शरारती आत्मा की तरह थी, जो जियाओ यान की उंगली की नोक पर नाच रही थी। कभी कभी हवा में भागने में कामयाब होने वाले ज्वाला के पौधे तुरंत अपनी भयानक शक्ति का प्रदर्शन करते थे। उसकी हथेली से आधा फीट की हवा वास्तव में गर्म तापमान से सीधे जल गई थी, जब तक कि वो विकृत नहीं हो गई। हवा में गर्म हवा की लहरें उठीं, जिससे जियाओ यान की दृष्टि धीरे धीरे धुंधली हो गई।
जियाओ यान ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया, जो हरे रंग की लौ से ढकी हुई थी, और धीरे से आह भरी। उसका शरीर एक पल के लिए शांत हो गया, इससे पहले कि उसके पैर अचानक हरे कमल से हट गए। धनुष से छोड़े गए तीर की तरह उसका शरीर तेजी से पहाड़ की दीवार की ओर बढ़ा। गर्म हवा के झोंके के साथ उसकी मुट्ठी ने दीवार को हिंसक रूप से तोड़ दिया। धमाका! जब उसकी मुट्ठी ने मुश्किल से कठोर पहाड़ी चट्टान को छुआ, तो हरे रंग की लौ के उच्च तापमान ने तुरंत पहाड़ी चट्टान को पिघला दिया, जब तक कि एक छेद दिखाई नहीं दिया। उसकी मुट्ठी छेद के साथ चली गई और हिंसक रूप से पहाड़ी चट्टान के अंदर जा गिरी। तुरंत भीतर से एक दबी हुई आवाज सुनाई दी और उस छेद से दरारों की लकीरें तेजी से फैलने लगी। कुछ ही पल में ये पूरी पहाड़ी दीवार पर फैल गई। जियाओ यान ने धीरे से हवा की एक सांस ली। उसने इस पहाड़ी दीवार को देखा जो टुकड़ों में टूटने वाली थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य की भावना उभरी और उसने हंसने के लिए अपना मुंह खोला, अपनी मुट्ठी वापस खींची और पीछे हट गया। जैसे ही जियाओ यान पीछे हटा, वो पहाड़ी दीवार जो पहले से ही दरारों से पूरी तरह ढकी हुई थी, एक धमाकेदार आवाज के साथ ढह गई और हर जगह पत्थर के टुकड़े बिखर गए। हवा को छोड़ने के लिए लापरवाही से अपना हाथ हिलाते हुए जियाओ यान ने अपनी ओर आ रही धूल को उड़ा दिया। फिर उसने पहाड़ी दीवार को देखा जो पहले से ही टूटी हुई चट्टानों का ढेर बन चुकी थी। अपनी गर्दन झुकाई और कुछ आश्चर्य के साथ हंसा। बुरा नहीं है, मेरे शरीर की ताकत और गति पहले की तुलना में बहुत बेहतर है। अगर ये पहले होता तो मैंने अभी जो प्रहार किया है वो पहले के ऑक्टेन ब्लास्ट के मेरे उपयोग के बराबर है। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम वाकई असाधारण है। जियाओ यान ने बेतरतीब ढंग से अपना हाथ हिलाते हुए कुछ प्रशंसा की। इसे ढकने वाली हरे रंग की लौ धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जब उसने हरे रंग की लौ को अपने हाथ पर रखा तो जियाओ यान ने अपने शरीर के अंदर की जांच की। उसने तुरंत थोड़ा भौहें सिकोड़ी और एक नरम और असहाय आवाज में कहा, जैसा कि अपेक्षित था, ये स्वर्गीय लॉज भी बहुत जल्दी डू क्यूई का उपभोग करती है। केवल इस छोटी अवधि के लिए इसका उपयोग करने के बाद मैंने अपनी डू क्यूई का लगभग 10% समाप्त कर दिया है। अगर मैंने अभी अपनी ताकत 2 सितारों से नहीं बढ़ाई होती तो मुझे डर है कि खपत और भी अधिक हो सकती थी। हाँ, आपकी वर्तमान ताकत बहुत कमजोर है और आपके पास स्वर्गीय लॉ की ताकत को पूरी तरह से प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा लॉ मंत्र क्यूई विधि वर्तमान में केवल मध्य हुआंग वर्ग है। इस तरह की क्यू विधि से डू क्यू की ऊपरी सीमा के साथ स्वाभाविक रूप से आप स्वर्गीय लॉ को डू क्यू को बेतरतीब ढंग से बर्बाद करने की अनुमति नहीं दे सकते। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह हाँ, क्यू विधि। याओ लाओ के शब्दों को सुनकर जियाओ यान की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था। फिर भी वो स्वर्गीय लॉ को परिष्कृत करने से खुद को अनियंत्रित आनंद में लिप्त होने के बाद लगभग भूल गया था। जल्दबाजी मत करो। अब जब आपने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया है तो अपनी क्यू विधि को विकसित करने के लिए इसे निगलना केवल समय की बात है। आज आपने जितना काम किया है वो पहले से ही काफी है। पहले एक दिन आराम करें। स्वर्गीय लॉ को निगलने जैसा कुछ आपके शरीर में संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। यदि आप बहुत जल्दी में हैं तो इसका उल्टा असर हो सकता है। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और उसे मना किया। ओह, ठीक है। ये सुनकर जियो यान असमंजस में पड़ गया। जब उसने याओ लाओ की गंभीर अभिव्यक्ति देखी तो वो अपने दिल की अनिच्छा के बावजूद केवल असहाय होकर अपना सिर हिला सका। हम कल देर रात को शुरू करेंगे। ये दिन का वो समय है जब तापमान सबसे कम होता है। हालांकि इससे आपको स्वर्गीय ज्वाला को पचाने के आपके प्रयास में थोड़ी सी ही मदद मिलेगी, लेकिन हम इसे छोड़ नहीं सकते। आपकी सफलता की संभावनाओं में ये छोटी सी वृद्धि ये निर्धारित कर सकती है कि विकास सफल होगा या नहीं।
याओ लाओ ने गंभीरता से कहा, ठीक है, हम कल देर रात को शुरू करेंगे। जियो यान मुस्कुराया और सिर हिलाया, ये देखकर कि जियो यान सहमत हो गया था। याओ लाओ ने भी राहत की सांस ली। उसका शरीर थोड़ा हिल गया, एक बहती हुई रोशनी में बदल गया जो रिंग में प्रवेश कर गई। ऐसा करते हुए उसने एक हल्की हंसी छोड़ी जो गुफा में गूंज उठी। चूंकि ये ऐसा है, इसलिए तब तक तुम खुद के लिए जिम्मेदार होगे। मैं कल फिर से बाहर आऊंगा। अपना सिर हिलाते हुए जियो यान ने धीरे से अपनी उंगली पर काले रंग की अंगूठी को रगड़ा। वो धीरे से हंसा और हर एक कमल को स्टोरेज रिंग में स्टोर करने के लिए अपना हाथ हिलाया, जिसके बाद उसके पैर की उंगलियां चट्टान की दीवार पर दब गई और उसका शरीर धीरे धीरे पहाड़ की गुफा से बाहर निकल आया, जैसे कि एक स्वतंत्र तैरता हुआ डेंडेलियन हो। एक दिन धीरे धीरे बीत गया और जियाओ यान का मूड बेहद उत्सुक था। जब दूसरे दिन की रात का आसमान धीरे धीरे जमीन पर छा गया, तो पहाड़ की चोटी पर एक उभरी हुई चट्टान पर पैर मोड़कर बैठा जियाओ यान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और महसूस किया कि आसमान और जमीन के बीच की हवा धीरे धीरे ठंडी हो रही है। तुरंत उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। खड़े होकर जियाओ यान ने अपना सिर ऊपर उठाया और काले आसमान को देखा। शायद ये इसलिए था क्योंकि एक तूफान आने वाला था, लेकिन जमीन और आसमान के बीच की जगह को एक दबाव बल ने ढक रखा था। मौसम का अवलोकन करने के बाद जियाओ यान के पैर की उंगलियां चट्टान की सतह पर दब गई और उसका शरीर तेजी से नीचे एक पहाड़ी गुफा की ओर उछला। वो गुफा के बीच में चला गया और धीरे धीरे अपने पैरों को मोड़कर बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि बाहर के मौसम को भांप लिया है। याओ लाओ एक बार फिर इस पल रिंग के भीतर से बाहर निकल आया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कुछ काल्पनिक पकड़े बनाई। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, बुरा नहीं है। शायद ये मौसम की वजह से है, लेकिन हवा में गर्मी अब अपने सबसे निचले स्तर पर दब गई है। स्वर्गीय ज्वाला को पचाने के लिए ये सबसे उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां हैं। क्या हम अभी शुरू करें? जियाओ यान ने उत्सुकता से अपने हाथों को आपस में रगड़ते हुए अपना सिर ऊपर उठाया और पूछा, थोड़ा और इंतजार करो। आधी रात दिन के अंदर वो समय होता है जब ठंडी हवा सबसे घनी होती है। हम तब शुरू करेंगे। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और अंधेरे रात के आसमान को देखने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार पर तैर गया। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और फिर अपना मुंह नहीं खोला। वो विशाल चट्टान पर क्रॉसलेग बैठ गया और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, क्योंकि वह अपने उत्तेजित दिल को शांत करने लगा जो लगातार धड़क रहा था। काले आसमान में कुछ ठंडी हवा लेकर एक हल्की हवा बह रही थी, जिससे पहाड़ के जंगल में हुआ की आवाजें गूंज रही थी। घने काले बादलों के बीच अचानक गड़गड़ाहट की दबी हुई आवाज पूरे पहाड़ी जंगल में गूंज उठी। गड़गड़ाहट के कुछ ही समय बाद बादलों के बीच से एक बहुत बड़ी चांदी के रंग की बिजली चमकी। चांदी के रंग की चमक ने आसमान और जमीन को चीर दिया, जिससे काले काले पहाड़ी जंगल में तुरंत रोशनी फैल गई। पहाड़ी गुफा के किनारे खड़े होकर याओ लाओ ने आसमान की ओर देखा, जहां अचानक बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और सेम के आकार की बारिश की बूंदें नीचे गिरने लगी, जो चटकने की आवाज निकाल रही थी। एक पल में पेड़ों की पत्तियों से टकराने वाली बारिश की बूंदों की पापा की आवाज पूरे पहाड़ी जंगल में गूंज उठी। शुरू हो जाओ। याओ लाओ की ओर ठंडी हवा की एक लहर बही। उसने धीरे से सांस छोड़ी, अपना सिर झुकाया और फुसफुसाने से पहले पहाड़ी गुफा में मौजूद युवक का सामना किया। ये सुनकर बंद आंखों वाले जियाओ यान ने अपनी आंखें खोली और बाहर के पहाड़ी जंगल की ओर देखा, जो आसमान में चमकती बिजली की चमक से जगमगा उठा था। उसने एक गहरी सांस ली और गंभीरता से अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद है कि तुम सफल होगे।
मैं स्वर्गीय ज्वाला को पचाने और क्यूई विधि विकसित करने की प्रक्रिया के दौरान तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए तुम केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हो। याओ लाओ ने अपने हाथों को अपनी पीठ पर रखा और आसमान में बिजली की तरह चमकते चांदी के सांप को देखने के लिए अपना सिर उठाया। वो बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसकी गहरी आवाज में गड़गड़ाहट की लहरें पहाड़ की गुफा के भीतर बह गई। यहां मैं कुछ कहना चाहता हूं। हो सकता है कि तुमने बैंगनी ज्वाला को निगल लिया हो और एक बार सफलतापूर्वक क्यूई विधि विकसित की हो, लेकिन स्क्रॉल के अनुसार केवल स्वर्गीय ज्वाला को बार बार निगलने से ही क्यूई विधि को वास्तव में उच्च श्रेणी में विकसित करना संभव होगा। हालांकि क्या स्वर्गीय ज्वाला जैसी विनाशकारी वस्तु वास्तव में किसी के द्वारा भस्म हो सकती है? इस डू क्यूई महाद्वीप में बहुत से लोग नहीं हैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकें, जिनमें मैं भी शामिल हूं। तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जो ज्वाला मंत्र का अभ्यास करते हो। इस प्रकार आपको ही यह मापना होगा कि इसमें तियान क्लास क्यू विधि बनने की क्षमता और योग्यता है या नहीं। जब तक उसने जो कहा वो कह रहा था, याओ लाओ की भौहें कसकर एक साथ दबी हुई थी। बहुत देर बाद उसने विनम्रता से कहा, यदि विकास विफल हो जाता है तो इस फ्लेम मंत्र क्यू विधि में वास्तव में कुछ समस्याएं हो सकती है। जब वो समय आएगा, इस क्यू विधि को छोड़ दें। इसके विकास की क्षमता के बिना फ्लेम मंत्र अधिकतम जुआन क्लास क्यू विधि के स्क्रॉल के बराबर ही है। जियाओ यान ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया। कोई भी उसकी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन उसकी आस्तीन के नीचे की मुट्ठियां कसकर बंद थी। धमाका! एक बिजली की चमक आसमान में चमकी और उसकी गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट पहाड़ के जंगल में गूंज उठी। जब गड़गड़ाहट हुई तो जियाओ यान का शरीर थोड़ा कांप उठा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और पहाड़ की गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़ी बूढ़ी पीठ को देखा। कुछ वर्षों तक छाया की तरह उनके साथ रहने के बाद याओ लाओ का शरीर और भी अधिक झुक गया। बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हुए, जिसका शरीर बिजली की रोशनी में बहुत छोटा और पतला दिखाई दे रहा था, जियाओ यान अचानक धीरे से हंसा। गुफा के भीतरी भाग में गर्म आवाज गूंज उठी, के गुरु, हम पहले ही इस चरण पर पहुंच चुके हैं, तो आप ये निराशाजनक शब्द क्यों कह रहे हैं? भले ही इस बार क्यूई विधि का विकास विफल हो जाए, मुझे लगता है कि मैं इसे नहीं छोड़ सकता। आपने पहले कहा है कि क्यूई विधि मेरे लिए ताकत के शिखर पर पहुंचने के लिए आवश्यक वस्तु है। इसके अलावा गुरु, आपके शरीर को लौ मंत्र के विकास से उत्पन्न ज्वाला की आवश्यकता है। अगर मैं लौ मंत्र का अभ्यास करना छोड़ दूं, तो यह आपके पुनर्जीवित होने की आशा को छोड़ने के बराबर है। उसके पीछे की गर्म हंसी ने याओ लाओ के शरीर को अचानक तनावग्रस्त कर दिया। उसने कुछ गहरी सांस ली और धीरे से अपना सिर घुमाया। चांदी के रंग की बिजली के प्रतिबिंब के नीचे उसकी मैली बूढ़ी आंखें अस्पष्ट रूप से छू गई थी और प्रसन्न भी थी। चूंकि तुम इतने दृढ़ हो, तो मेरे अच्छे शिष्य, अपना मन शांत करो और अभ्यास करो। मुझे विश्वास है कि तुम सफल होगे। याओ लाओ की हथेली ने उसकी आंखों के कोने को पोंछा और मुस्कुराया, जिसके बाद उसने अपना हाथ उठाया और अंतहीन काले आसमान को देखा। वो एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, इसके अलावा भले ही ये क्यूई विधि वास्तव में स्वर्गीय ज्वाला को निगल न सके, शिक्षक तुम्हें शिखर पर खड़े एक मजबूत व्यक्ति बनने देने के लिए हर संभव तरीके के बारे में सोचेंगे। याओ लाओ के गुफा से बाहर निकलने के बाद एक सिकुड़ा हुआ हाथ प्रवेश द्वार के किनारे से हल्के से टकराया। उसमें से एक दरार रेखा फैल गई और एक बड़ी चट्टान अचानक और तुरंत टूटकर गिर गई। एक पल में इसने गुफा के प्रवेश द्वार को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। पूरी तरह से अवरुद्ध गुफा के प्रवेश द्वार को देखने के लिए अपना सिर झुकाने के बाद याओ लाओ का शरीर पास की एक पहाड़ी चट्टान पर तैर गया। उसने वर्षा की बूंदों को अपने मायावी शरीर से होकर गुजरने दिया और चुपचाप आकाश में
फैले चांदी के सांपों के नीचे खड़ा होकर उस युवक के सफल होने की प्रतीक्षा करने लगा। अंधेरी तूफानी रात में पहाड़ के जंगल में राजसी भारी बारिश हुई। जंगली हवा के साथ एक कर्कश आवाज आ रही थी, जिससे जंगल में हुआ की आवाजें आ रही थी। कभी कभी आसमान में गरज के साथ गड़गड़ाहट होती थी। इसकी गड़गड़ाहट भरी तेज आवाज पहाड़ के बीच से अंतहीन रूप से गूंजती थी, जहां पर रमेंट की आवाज गूंजती रहती थी। दमनकारी अंधेरे आसमान में चांदी का सांप चमक रहा था, जहां बार बार चीला की आवाजें आ रही थी। कभी कभी एक चुभने वाली चांदी की रोशनी काले पहाड़ के जंगल को ऐसे रोशन कर देती थी जैसे कि दिन का समय हो। खड़ी पहाड़ी की चट्टान पर एक बूढ़ा इंसान अपने हाथों को पीछे करके एक नुकीली पहाड़ी चट्टान पर खड़ा था। चमकती बिजली और गरजते बादलों को घूरते हुए उसका बूढ़ा चेहरा भावहीन था। उसका थोड़ा झुका हुआ शरीर एक पुराने चीड़ की तरह था, जो चट्टान के ऊपर स्थिर खड़ा था। उसका एक उदासीन और प्रभावशाली तरीका था, जो ये सुझाव देता था कि वो अपने आसपास के क्रूर मौसम के बावजूद आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि अगर कोई ध्यान से देखे तो वो देख पाएगा कि हर बार जब बूढ़े आदमी की नजर टूटी हुई चट्टानों से ढकी पहाड़ी गुफा के प्रवेश द्वार की ओर जाती, तो उसके बांस के पंजे जैसे हाथ अनायास और अचानक कस जाते। काफी देर बाद वे फिर से स्वस्थ हुए और एक बार फिर से आराम किया। बूढ़ा आदमी बिजली के नीचे बिना मुंह खोले खड़ा रहा। वो बस चुपचाप आसमान को देखता रहा। कभी कभी उसकी नजर पहाड़ी गुफा की ओर जाती, हालांकि वो बस एक पल के लिए रुका और फिर चुपचाप उसे हटा लिया। वो सावधान तरीका ऐसा था मानो उसे डर था कि लंबे समय तक उस पर नजर रखने से वो उसमें प्रशिक्षण ले रहे युवक को परेशान कर देगा। बिजली और गरज के नृत्य के नीचे धीरे धीरे काली रात बीत गई। पहाड़ के जंगल को पूरी रात तूफान ने बेरहमी से तबाह कर दिया। जब काली रात धीरे धीरे गायब हो गई, तो पूर्वी क्षितिज से धीरे धीरे चमकीली धूप की एक किरण निकली। भोर। पूरा पहाड़ी जंगल तुरंत अपने दयनीय तरीके को प्रकट करता है और अब पेड़ों की कतार के बीच बहुत सारे अंतराल दिखाई देते हैं। पूर्वी क्षितिज से एक गोल सूरज धीरे धीरे उग रहा था। इसकी हल्की गर्म रोशनी पूरे इलाके में फैल रही थी, जिससे बिजली से तबाह हुए पहाड़ी जंगल में कुछ जोश और स्फूर्ति आ गई। पहाड़ी चट्टान पर खड़े होकर याओ लाओ ने धीरे धीरे उगते हुए गोल सूरज को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी आंखों के कोने ने पहाड़ी गुफा पर नजर डाली, जो अभी भी शांत थी और थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया के बिना। उसकी आस्तीन के नीचे के हाथों की जोड़ी तुरंत और अचानक कस गई। उसकी आंखों का कोना अनजाने में 2 बार धीरे से फड़क गया। याओ लाओ ने सुबह की ताजी हवा की एक गहरी सांस ली। उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की, हालांकि उसके दिल में बनी हुई बेचैनी ने उसके लिए अपनी सामान्य उदासीनता को वापस पाना मुश्किल बना दिया। उसकी कुछ हद तक सूखी और पतली उंगलियां उसकी बाहों पर थपथपा रही थी। समय बीतने के बावजूद पहाड़ी गुफा के भीतर अभी भी कोई हलचल नहीं थी। तुरंत वो थपथपाना, जिसमें कुछ हद तक लय थी, याओ लाओ की वर्तमान मनःस्थिति की तरह ही गड़बड़ हो गई। सूरज जो अभी अभी उगाया था, धीरे धीरे लगभग आधे आसमान से गुजर रहा था। गर्म धूप इस समय थोड़ी गर्म हो गई थी। इस तरह के माहौल में याओ लाओ के दिल में बेचैनी भी चुपचाप बहुत बढ़ गई। थोड़ी देर तक चुपचाप इंतजार करने के बाद याओ लाओ की 10 उंगलियां, जो उसकी बाह पर टैप करती थी, अचानक बंद हो गई। उसकी मैली आंखों से धीरे धीरे एक अथक आभा निकल रही थी। जाहिर है, पूरी रात इंतजार करने के बाद भी उसका इरादा बेमतलब इंतजार करना जारी रखने का नहीं था। जैसे ही याओ लाओ की उंगलियां रुकी, उसके शरीर के भीतर से एक शक्तिशाली और जोरदार क्यूई सांस धीरे धीरे उठने लगी। शक्तिशाली क्यूई के कारण पैदा हुए दबाव ने कुछ उड़ने वाले जादुई जानवरों को, जो हवा में ऊपर चक्कर लगा रहे थे,
एक भयानक चीख निकालने और इस जगह से भागने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वे अब बेहद डरे हुए थे। जैसे ही याओ लाओ बलपूर्वक अंदर घुसने और ये पता लगाने के लिए तैयार हुआ कि क्या हुआ था, पिछली रात के बाद पहली बार शांत पहाड़ी गुफा के भीतर एक असामान्य हलचल दिखाई दी। धमाका! पहाड़ की दीवार से अवरुद्ध पहाड़ की गुफा के भीतर से अचानक एक भयंकर ऊर्जा तरंग फैल गई। तुरंत पहाड़ की दीवार पर कई बड़ी दरारें तेजी से फैल गई। पहाड़ी चट्टान पर खड़े होकर याओ लाओ ने दरार की रेखाओं को देखा जो अचानक फैल गई थी। उसका सिकुड़ा हुआ चेहरा थोड़ा शांत हुआ। चूंकि अभी भी हलचल थी, इसलिए अंदर का व्यक्ति कम से कम सुरक्षित तो होगा। ऊर्जा तरंग के निकलने के कुछ ही समय बाद कुछ और भी भयंकर ऊर्जा तरंगें बिखर गई। इन ऊर्जा तरंगों के प्रभाव में कठोर और दृढ़ पहाड़ की दीवार स्पष्ट रूप से कुछ हद तक अस्थिर हो गई। आखिर क्या हुआ? उस पहाड़ी गुफा को देखकर जो ढहने के कगार पर थी, याओ लाओ की भौहें एक बार फिर से आपस में जुड़ गई और वो अनिश्चितता से बुदबुदाया। धमाका! जिस समय याओ लाओ उलझन में था, अचानक पहाड़ की गुफा के भीतर से एक विस्फोट हुआ, जिसकी आवाज पिछली रात की भयंकर गड़गड़ाहट के बराबर थी। इस बार ऊर्जा तरंग हमले के बाद गुफा, जो पहले से ही ढहने की स्थिति में थी, अचानक अंदर की ओर झुकने लगी और तेज आवाजों की लहरें उठने लगी। विशाल चट्टानों के ढेर हिंसक रूप से नीचे की ओर गिरे। पलक झपकते ही वे पहाड़ की गुफा पर ढेर हो गए, जब तक कि चट्टानों के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा। अचानक हुए इस दृश्य को देखकर याओ लाओ का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसके पैर की उंगलियां धीरे से पहाड़ की चट्टान पर दब गई और उसका शरीर तेजी से ढही हुई गुफा के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। जैसे ही याओ लाओ चट्टानों के ढेर पर उतरने वाला था, अव्यवस्थित चट्टानों के नीचे से अचानक हरे रंग की लौ फूट पड़ी। तुरंत विशाल चट्टानों के ढेर तेजी से लावा में बदल गए। याओ लाओ के पैर की उंगलियां हवा में धीरे से उठीं और बलपूर्वक अपने उतरते हुए शरीर को रोक लिया, हरे रंग की लौ को चकमा देते हुए, जो जंगली और हिंसक अवस्था में गिर गई थी। उसने खोए हुए और गंभीर चेहरे के साथ जल्दी से पहाड़ की गुफा के काले अंदरूनी हिस्से को देखा। पहाड़ की गुफा के भीतर से एक तीखी चीख, जो थोड़ी कर्कश थी, अचानक जोर से दहाड़ने लगी, बिल्कुल एक घायल जंगली भेड़िए की तरह। जैसे ही ये दहाड़ सुनाई दी, हरे रंग की लौ का एक हिस्सा, जो पहले से भी अधिक भयावह था, अचानक गुफा के भीतर से बह गया। इस दबंग हरे रंग की लौ के सामने जो कुछ भी था, वो जलकर तरल हो गया। वास्तव में कुछ गलत हुआ है। दर्द भरी दहाड़ सुनकर याओ लाओ का चेहरा तुरंत बेहद बदसूरत हो गया। उसने धीरे से शाप दिया, क्योंकि मोटी सफेद रंग की हड्डी को ठंडा करने वाली लौ उसके शरीर को ढक रही थी। जिसके बाद वो बलपूर्वक हरे रंग की लौ से गुजरा और बिजली की तरह चमकते हुए पहाड़ की गुफा में घुस गया, जो पहले से ही तबाह हो चुकी थी और पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। उतरने के बाद याओ लाओ की नजर जल्दी से पहाड़ की गुफा के अंदर चली गई। आखिरकार उसकी आंखें सिकुड़ गई और वो उस युवक के शरीर पर रुक गई, जिसके पैर जमीन पर घुटने टेके हुए थे और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसकी मुट्ठियां बार बार चट्टान की सतह पर टकरा रही थी। वर्तमान जियाओ यान के आधे से ज्यादा कपड़े जलकर राख हो गए थे। शायद उसकी त्वचा काफी मजबूत हो गई थी, लेकिन जियाओ यान को सिर्फ कुछ छोटी मोटी चोटें आई थी, जबकि उसके शरीर पर कई खून के निशान थे। याओ लाओ के आने का आभास होते हुए जियाओ यान ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा, जो पहले ऊर्जा से भरा हुआ था, लगभग पूरी तरह से पीला पड़ गया था। उसका मुड़ा हुआ चेहरा बेहद भयानक लग रहा था। उसके मुंह के कोने पर एक आंख को चीर देने वाला खून का धब्बा उभर आया। उसके भीगे हुए दांतों के बीच से ताजा खून के धागे निकल रहे थे। उसके नीचे की कठोर और सख्त चट्टान पर पहले से ही मकड़ी के जाले जैसी दरारें थी।
जो उसकी मुट्ठियों के टूटने से बनी थी। याओ लाओ की नजर तेजी से जियाओ यान के चेहरे पर पड़ी, जो मुड़ा हुआ था क्योंकि वो तीव्र दर्द सह रहा था। याओ लाओ के चेहरे की सूखी त्वचा थोड़ी सी हिल गई। ये कल्पना करना मुश्किल था कि जियाओ यान किस तरह का भयानक और तीव्र दर्द सह रहा था, ताकि जियाओ यान, जो असाधारण आत्मनियंत्रण और सहनशीलता रखता था, इस स्थिति में आ जाए। इस लानत की चीज को छोड़ दो। जियाओ यान के लगातार पीले पड़ते चेहरे को देखकर याओ लाओ का दिल कांप उठा और वो तेजी से चिल्लाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय ज्वाला को ज्वाला मंत्र का उपयोग करके पचाने से इस तरह की पीड़ा होगी जो किसी को पागल कर सकती है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी भी इसे झेल सकता हूं। जियाओ यान की आंखें गुस्से से घूर रही थी, जबकि उसने अपने दांत भींच लिए थे। वे अस्पष्ट शब्द जो उसके भींचे हुए दांतों के बीच से निकल रहे थे। उसकी मुट्ठी एक बार फिर हिंसक रूप से चट्टान की सतह से टकराई। तुरंत विशाल चट्टान धमाके के साथ फट गई। जियाओ यान की खून से सनी मुट्ठी कांप रही थी, क्योंकि उसकी हथेली चट्टान के एक टुकड़े के किनारे पर कसकर बंधी हुई थी। चट्टान के थोड़े तीखे किनारे ने जियाओ यान की हथेली पर एक छेद कर दिया। उसके हाथ से ताजा खून बन निकला और चट्टान को एक चमकदार लाल रंग में रंग दिया। मैंने कहा था कि यह पर्याप्त है। जियाओ यान की खून से लथपथ हथेली को देखते हुए याओ लाओ के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। वो गुस्से से चिल्लाया और उसके पैर जमीन पर जोर से पटकने लगे। तुरंत उसका शरीर अचानक जियाओ यान की ओर बढ़ा। धमाका! जैसे ही याओ लाओ जियाओ यान की ओर भाग रहा था, जमीन पर घुटनों के बल बैठा उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसके शरीर के भीतर से एक हरे रंग की लौ निकली और सभी दिशाओं में फैल गई, जिसके बाद ये याओ लाओ की ओर बढ़ गया और अपनी विशाल संख्या का उपयोग करके याओ लाओ को अवरुद्ध कर दिया। आह! जब हरे रंग की लौ बाहर निकली तो ऐसा लगा कि आग की लपटें जियाओ यान के सभी छिद्रों से बाहर निकल रही थी। उसकी मांसपेशियों, हड्डियों और कोशिकाओं के जलने से होने वाले तीव्र दर्द के कारण जियाओ यान ने अपना सिर पकड़ लिया और उसे अपने बगल में चट्टान पर जोर से पटक दिया। सौभाग्य से हरे रंग की लौ ने जियाओ यान के शरीर की रक्षा की, भले ही उसे असहनीय दर्द हो रहा था। अन्यथा जियाओ यान बेहोश हो सकता था और उसके सिर पर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो सकती थी। जियाओ यान के छिद्रों से और भी अधिक हरे रंग की लौ निकलने लगी। अंत में जियाओ यान वास्तव में एक जीवित ज्वाला फेंकने वाले की तरह बन गया। एक नजर में यह दूसरों को भयभीत कर सकता था। ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की ऊर्जा वास्तव में बहुत अधिक मजबूत है। जियाओ यान की दूषित शक्ति के साथ उसके लिए इसे सफलतापूर्वक पचाना असंभव है। मुझे इसे दबाना होगा। धिक्कार है। अब मैं केवल अपनी स्वर्गीय लौ का उपयोग कर सकता हूं, लेकिन उसे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना आग में घी डालने के बराबर है। याओ लाओ की अनुभवी नजर ने जियाओ यान की स्थिति को देखा और तुरंत समस्या के स्रोत को समझ लिया। हालांकि भले ही वो समस्या की जड़ जानता हो, लेकिन उसके पास इसे हल करने का कोई साधन नहीं था। इस समय वो केवल बेचैनी से चक्कर लगा सकता था। हालांकि जैसे ही याओ लाओ कुछ हद तक असहाय था, पहाड़ की गुफा के भीतर से अचानक एक धीमी चीख सुनाई दी। जैसे ही चीख निकली, जियाओ यान की आस्तीन से अचानक एक 7 रंगों वाली आकृति निकली। इसकी पीली बैंगनी आंखें जियाओ यान के शरीर पर हरे रंग की लौ को घूर रही थी। तुरंत उसकी आंखों में एक अज्ञात चमक उभरी। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर तेजी से जियाओ यान के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जिसके बाद वो और इंतजार नहीं कर सका और अपना मुंह खोल दिया। एक भयानक चूषण बल तुरंत अंदर आया। चूषण बल के साथ जियाओ यान के शरीर को ढकने वाली हरे रंग की लौ तुरंत और तेजी से 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के पेट में खींच ली गई। जैसे जैसे 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर द्वारा
अधिक से अधिक हरे रंग की लौ को निगला गया। जियाओ यान के शरीर पर हरे रंग की लौ भी धीरे धीरे कम होती गई। थोड़ी देर के बाद हरे रंग की लौ की आखिरी किरण आखिरकार और पूरी तरह से उसके शरीर से निकल गई। हरे रंग की लौ की आखिरी किरण के उसके शरीर से निकल जाने के बाद जियाओ यान का शरीर अचानक से जोर से कांप उठा। उसका पूरा शरीर तुरंत कमजोर होकर गिर गया, बर्फ की ठंडी चट्टान की सतह पर लेट गया। जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और बेहद उत्साहित छोटे सातरंग के सांप को देखा जो ऊपर नीचे चक्कर लगा रहा था। उसके मुंह के कोने धीरे धीरे एक उथली मुस्कान से भर गए और उसकी पलकें थोड़ी कांप उठीं। कुछ समय बाद उसकी नजर आखिरकार पूरी तरह से काली हो गई। जियाओ यान की अंतरात्मा के अंधेरे स्थान में एक उनींदा मन धीरे धीरे तैरने लगा। इस काले वातावरण में ऐसा लग रहा था कि समय की कोई अवधारणा ही नहीं है। मन इधर उधर भटक रहा था, मानो वो एक बेघर अकेली आत्मा हो जो बेहद वीरान दिखाई दे रही हो। एक निश्चित क्षण में एक आकर्षक हरे रंग की लौ अचानक ऊपर की ओर मुड़ी और अंधेरे काले स्थान के भीतर उभरी। हरे रंग की लौ से निकलने वाली रोशनी ने अपने आसपास के सभी काले अंधेरे को बाहर निकाल दिया। लौ थोड़ी सी हिली और एक पल बाद एक हरे रंग के कमल के आसन में बदल गई। हरे रंग का कमल आसन बनने के बाद वो अचानक अंधेरे स्थान से निकल गया। पलक झपकते ही वो उनीदे मन के पास आ गया। एक गर्म चमक बाहर निकली और मन को अपने भीतर लपेट लिया। एक बार जब मन पूरी तरह से लिपट गया तो हरे रंग का कमल आसन अचानक तेज गति से चमकने लगा और अंधेरा तेजी से पीछे हटने और सिकुड़ने लगा। थोड़ी देर बाद अंधेरे के अंत में एक छोटी सी सफेद रोशनी दिखाई दी। कमल के आसन ने उस स्तब्ध मन को संभाला और अंतरात्मा के इस सीमाहीन स्थान से बाहर निकल आया। पहाड़ी जंगल में एक विशाल पेड़ के नीचे जियाओ यान ने अपनी आंखें कसकर बंद करके पेड़ के तने पर फिर से झुक गया। उसका हल्का पीला चेहरा तेजी से अपने गुलाबी रंग को पुनः प्राप्त कर रहा था। उसके बगल में याओ लाओ, जो ध्यान से उसकी देखभाल कर रहा था, जियाओ यान के परिवर्तन को देखकर राहत की सांस ली। इस तरह से एक पल बीतने के बाद जियाओ यान की पलकें थोड़ी कांप उठीं और उसने आखिरकार अपनी आंखें खोलने के लिए धीरे धीरे संघर्ष करना शुरू कर दिया। तुरंत आसमान से चमकती हुई एक बड़ी मात्रा में भेदने वाली धूप ने एक बार फिर उसकी आंखों को थोड़ा सिकोड़ दिया। क्या तुम जाग गए हो? याओ लाओ की हल्की हंसी उसके कान के पास सुनाई दी। अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाकर और अपने बगल में मुस्कुराते हुए याओ लाओ को देखकर जियाओ यान भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। अपनी हथेली को धीरे से अपने चेहरे पर रगड़ते हुए कुछ हिचकिचाहट के साथ उसने पूछा, क्या क्यूई विधि का विकास सफल हुआ है? के खुद ही देख लो। याओ लाओ ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया क्योंकि वो हंस रहा था। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और अपने पैरों को पार किया जो अभी भी दर्द कर रहे थे। उसने अपने दिमाग को शांत किया और तेजी से प्रशिक्षण मुद्रा में प्रवेश किया। उसका दिमाग धीरे धीरे उसके शरीर में डूब गया। तुरंत क्यूई पथों का बोझिल और भयावह नक्शा एक बार फिर उसके दिल में उभर आया। जियाओ यान का दिमाग जल्दी से कुछ क्यूई पथों से गुजरा, इससे पहले कि वो तेजी से अपने निचले पेट में भंवर के शीर्ष पर पहुंचे। उसका दिमाग अस्पष्ट रूप से उसके पास से गुजरा। उसने अस्तित्वहीन हवा की एक गहरी सांस ली। इस पल एक उत्तेजित भावना जिसने उसे कमजोर कर दिया उसके पूरे शरीर में भर गई। उसकी मन की आंखों के अवलोकन में जो डू क्यू भंवर दिखाई दिया वो पहले की तुलना में 10 गुना अधिक समायोजित करने की क्षमता के साथ अधिक विशाल था। इसमें बहने वाली गहरे हरे रंग की डू क्यू स्पष्ट रूप से उस गुणवत्ता की थी जो बैंगनी रंग की डू क्यू से तुलना नहीं कर सकती थी। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसने ग्रीन लोटस कोर फ्लेम को पूरी तरह से पचा लिया था, लेकिन गहरे हरे रंग की डू क्यू के ऊपर कुछ हरे रंग की लपटें थी।
इन लपटों के आसंजन के साथ हरे रंग की डू क्यू की लड़ने की ताकत स्पष्ट रूप से अधिक भयावह थी। डू क्यू महाद्वीप में क्यू विधि में अंतर कुछ कारकों पर निर्भर था। पहला था डू क्यू को धारण करने वाले भंवर की समायोजित करने की क्षमता। एक ही स्तर के दो लोगों पर विचार करें। यदि उनमें से एक हुआंग क्लास क्यू विधि का अभ्यास करता है जबकि दूसरा जुआन क्लास क्यू विधि का अभ्यास करता है, तो जुआन क्लास क्यू विधि का अभ्यास करने वाले व्यक्ति में निश्चित रूप से पहले वाले की तुलना में कहीं अधिक युद्ध सहन शक्ति होगी। दूसरा कारक डू क्यूई गुणवत्ता में अंतर था। इस धारणा के तहत कि दोनों पक्षों का स्तर समान है, यदि जुआन क्लास क्यू विधि का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को डू क्यूई की एक इकाई का उपयोग करना पड़ता है, तो हुआंग क्लास क्यू विधि का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को पहले वाले के समान परिणाम प्राप्त करने के लिए डू क्यूई की उस मात्रा का 10 गुना या उससे भी अधिक उपयोग करना होगा। तीसरा कारक प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने और प्रशिक्षण के दौरान इसे डू क्यूई में परिष्कृत करने में प्रभावशीलता थी। ये पिछले बिंदु के समान था। यदि दो लोग हवा में समान मात्रा में डू क्यूई ऊर्जा को अवशोषित करना चाहते हैं, तो जुआन क्लास क्यूई विधि का अभ्यास करने वाले को केवल 10 मिनट की आवश्यकता हो सकती है, जबकि हुआंग क्लास क्यूई विधि को 100 मिनट की आवश्यकता होगी। चौथा कारक यह था कि युद्ध में हुआंग क्लास क्यूई विधि का अभ्यास करने वाला व्यक्ति कभी भी जुआन क्लास क्यूई विधि का अभ्यास करने वाले व्यक्ति की तरह डू क्यूई को तेजी से या आसानी से चलाने में सक्षम नहीं होगा। उपरोक्त विभिन्न कारणों का सारांश प्रस्तुत करके इसने स्पष्ट रूप से दिखाया कि क्यों डू क्यूई महाद्वीप पर अनगिनत लोग एक अच्छी क्यूई विधि को किसी भी और सभी अन्य चीजों से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। क्यूई विधि का जितना उच्च वर्ग कोई अभ्यास करता है, उससे मिलने वाले लाभों की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। इसलिए उन उच्च श्रेणी की क्यूई विधियों को प्राप्त करने के लिए अनगिनत संख्या में मजबूत लोग लहर के बाद लहर आते थे। कभी कभी वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि वे आग में कूदने वाले पतंगों की तरह थे, फिर भी वे ज्वाला द्वारा निगल जाने के लिए तैयार थे। जियाओ यान हैरान था क्योंकि वो भंवर को देख रहा था जो एक छोटी झील जितना विशाल था। लंबे समय बाद वो आखिरकार धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसका दिमाग धीरे धीरे चला और हरे रंग की डू क्यूई का एक धागा तुरंत भंवर के भीतर से बह निकला। फिर ये तेजी से कुछ क्यूई पथों के साथ बह गया। डू क्यूई के प्रवाह की शुरुआत के बाद जियाओ यान स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में एक मजबूत शक्ति एक ऐसे शिखर पर बढ़ रही थी जिसे वो पहले कभी हासिल नहीं कर पाया था। जैसे ही उसका मन डू क्यूई के प्रवाह के मार्ग पर केंद्रित हुआ, जियाओ यान को एहसास हुआ कि विकास के बाद क्यूई विधि का मार्ग स्पष्ट रूप से पहले की तुलना में अधिक बोझिल हो गया था। हालांकि अजीब बात यह है कि क्यूई विधि के लिए एक परिसंचरण को पूरा करने के लिए आवश्यक समय मार्ग अधिक जटिल होने के बावजूद लगातार कम होता गया था। इसके अलावा एक परिसंचरण पूरा होने के बाद उसके शरीर में मजबूत बल जाने के लिए तैयार हो जाता था। किसी भी क्षण यह अपने मालिक के लिए इसे चलाने और हिंसक रूप से उस बहती हुई ऊर्जा को मुक्त करने के लिए उपलब्ध था। क्या मैं वास्तव में सफल हुआ हूं? यह महसूस करते हुए कि उसका शरीर ऊर्जा से भर गया है, जियाओ यान ने एक गहरी सांस ली क्योंकि उसे लगा कि यह थोड़ा अविश्वसनीय था। जियाओ यान ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपना सिर उठाया और बगल में याओ लाओ को देखा जो मुस्कुराहट से भरा हुआ था। फिर उसने अपना मुंह खोला और बुदबुदाया, क्या मैं सफल हुआ हूं? हां। जियाओ यान की कुछ हद तक हास्यपूर्ण अभिव्यक्ति को देखकर याओ लाओ मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। उसने बड़ी भावना से आह भरी और फिर अपनी हथेली से जियाओ यान के कंधे को थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, तुमने सफलतापूर्वक साबित कर दिया है कि ये लौ मंत्र वास्तव में स्वर्गीय लौ को निगल सकता है। दूसरे शब्दों में इसकी क्षमता असीम है। याओ लाओ के शब्द जियाओ यान के कानों में गूंज रहे थे। वो अचानक मिली इस खुशी से तब तक टूटा रहा
जब तक उसे सिर दर्द महसूस नहीं हुआ। उसका शरीर कमजोर होकर पेड़ के तने से टिका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर बेकाबू खुशी को छिपाना मुश्किल था। काफी देर तक बेकाबू खुशी में डूबे रहने के बाद जियाओ यान ने अपने मन की स्थिति को ठीक करना शुरू किया। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल बाद उसके शरीर के भीतर से एक हरे रंग की डू क्यूई उठी और पलक झपकते ही उसके शरीर पर एक हरे रंग की डू क्यूई लबादा बन गई। डू क्यूई लबादे के ऊपर कभी कभी हरे रंग की लपटें भड़क उठती थी। गर्म तापमान ने हवा को इतना गर्म कर दिया कि वह थोड़ी विकृत हो गई। जब डू क्यूई लबादा पूरी तरह से बुलाया गया तो जियाओ यान के शरीर से अचानक एक भयंकर क्यूई फूट पड़ी। इस क्यूई के फूटने के बाद जियाओ यान के शरीर पर हरे रंग की डू क्यूई तुरंत आसमान की ओर बढ़ गई। ये हवा में 10 फीट की ऊंचाई तक उड़ गई, इससे पहले कि ये ऊपर उठना बंद हो जाए। धीरे धीरे अपना सिर उठाते हुए जियाओ यान ने हरे रंग की लॉ डू क्यूई को देखा, जो उसके शरीर को कसकर ढक रही थी। वो थोड़ा मुस्कुराया, अचानक अपनी मुट्ठी कस ली और अपने पीछे के विशाल पेड़ को हिंसक रूप से तोड़ दिया। धमाका! एक स्पष्ट दबी हुई आवाज के बाद जियाओ यान की मुट्ठी बिना किसी प्रतिरोध के पेड़ के तने में जा घुसी। उसकी हथेली थोड़ी हिली और एक छिपी हुई शक्ति निकली। तुरंत एक स्पष्ट काचा ध्वनि निकली। पेड़ के तने पर कई छोटी छोटी दरारें तेजी से फैल गई। एक पल बाद दरारें अचानक फैल गई। विशाल पेड़ के तने ने एक धमाके के साथ टुकड़ों में टूटकर ढह गया। धमाका! सिर झुकाकर गिरे हुए विशाल पेड़ को देखते हुए जियाओ यान ने हल्की हंसी निकाली। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि डू क्यूई उसके शरीर में तेजी से बह रही है और डू क्यूई बनाने में उसकी दक्षता है। एक पल बाद उसने अपनी आंखें खोली, याओ लाओ को देखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक शानदार मुस्कान दिखाई दी। जुआन क्लास मिडिल लेवल। जुआन क्लास मिडिल लेवल, जो जियाओ यान ने कहा, स्वाभाविक रूप से उस स्तर को संदर्भित करता है जिस पर फ्लेम मंत्र स्वर्गीय लॉ को निगलने और तकनीक विकसित करने के बाद आगे बढ़ा। अगर कोई गणना करे तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्यूई विधि हुआंग क्लास मिडिल लेवल से जुआन क्लास मिडिल लेवल तक पहुंच गई थी। उनके बीच ये एक पूरी क्लास बढ़ गई थी। जियाओ यान की बातें सुनकर याओ लाओ क्षण भर के लिए अचंभित रह गया। उसने तुरंत राहत महसूस की और अपना सिर हिलाया। उसके दिल का बोझ धीरे धीरे कम हो गया। साथ ही उसकी कसी हुई छाती भी पूरी तरह से शिथिल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की, बुरा नहीं है, ये वास्तव में ग्रीन लोटस कोर फ्लेम कहलाने के योग्य है। हालांकि क्यूई विधि की श्रेणी को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय लॉ के लिए इसे प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। एक लंबी सांस छोड़ने के बाद जियाओ यान के शरीर में डू क्यूई लॉ धीरे धीरे उसके शरीर में वापस चली गई। उसने अपनी मुट्ठी को थोड़ा कड़ा किया और मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, ऐसा लगता है कि आपकी पिछली चिंताएं अनावश्यक थी। अगर 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर कल आपकी मदद नहीं करता तो मुझे विश्वास नहीं होता कि आप स्वर्गीय ज्वाला से होने वाले हमले का सफलतापूर्वक सामना कर पाते। जियाओ यान के आत्मसंतुष्ट व्यवहार को देखकर याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाई और अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, ओह! स्वर्गीय ज्वाला को निगलने से होने वाले तीव्र दर्द को याद करते हुए जियाओ यान का मुस्कुराता हुआ चेहरा सख्त हो गया। उसका गुलाबी चेहरा एक बार फिर थोड़ा पीला पड़ गया। उसने अपनी लार निगली और एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। वो थोड़ा डरा हुआ था और उसने आह भरी। उस तरह का दर्द वास्तव में भयानक था। अगर स्वर्गीय ज्वाला से होने वाला हमला सफल हो जाता, मुझे डर है कि मेरी आत्मा भी जलकर राख हो जाती। ये फ्लेम मंत्र वाकई कुछ अजीब है। मुझे सच में नहीं पता कि इसे किस तरह के पागल व्यक्ति ने बनाया है। उस समय उन लोगों
और मैंने इस चीज को उस जगह से खोजने के लिए बहुत प्रयास किए थे। इस बिंदु तक बोलने के बाद याओ लाओ ने अचानक कुछ भी कहना बंद कर दिया। स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था कि कुछ वर्जित था। इस बात की परवाह किए बिना कि याओ लाओ ने बोलना बंद कर दिया था, जियाओ यान ने अपने कंधे उचकाए और अपनी आस्तीन में हथेली डालकर स्वर्ग निगलने वाले सर्प को बाहर निकाला, जिसने अपने शरीर को मोड़ लिया था। वर्तमान में वो शायद ग्रीन लोटस कोर फ्लेम का काफी हिस्सा निगलने के परिणाम स्वरूप गहरी नींद में चली गई थी। एक हल्के हरे रंग की चमक ने उसके शरीर को ढक लिया, जिससे वो एक अजीब सा दिखाई दे रहा था। 7 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर कई अलग अलग चरणों में रहता है। लार्वा, बढ़ता हुआ, परिपक्व, चरम। प्रत्येक चरण के बीच विकास के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पिछली बार वो केवल लार्वा चरण में थी। शायद ये ग्रीन लोटस कोर फ्लेम की वजह से था, लेकिन वो वर्तमान में परिवर्तन से गुजरने के लिए इस बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग कर रही है। याओ लाओ ने छोटे 7 रंग के सांप को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, परिवर्तन के बाद वो कितनी मजबूत हो जाएगी? ये सुनकर जियाओ यान ने कुछ हद तक उत्सुकता से पूछा, शायद वो डू वांग वर्ग की होगी। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार जब वो चरम अवस्था में पहुंच जाएगी तो एक डू झोंग भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। वो वास्तव में एक प्राकृतिक आध्यात्मिक प्राणी होने के नाम पर खरी उतरती है। कितनी ईर्ष्यालु! जियाओ यान ने भावनात्मक रूप से आह भरते हुए विस्मय में अपनी जीभ चटकाई। के इस तरह का जीवित प्राणी बहुत दुर्लभ है। आपके हाथ में ये 7 रंग का स्वर्ग निगलने वाला अजगर पूरे डू क्यूई महाद्वीप में शायद एकमात्र हो। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो यह स्वाभाविक रूप से अच्छा है। जियाओ यान ने अपना मुंह खोला और हंसा। फिर उसने सावधानी से 7 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर को अपनी आस्तीन में रखा, अपना सिर उठाया और अपने सामने पहाड़ की चट्टान को देखा। उसकी आंखें तैरते बादलों को घूर रही थी और वो आलस से अपनी गर्दन को फैला रहा था। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने धीरे से कहा, गुरु, 3 साल के समझौते तक कितना समय बचा है? 2 महीने, याओ लाओ ने धीरे से कहा। 2 महीने हो, जियाओ यान ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसकी उंगली ने धीरे से अपनी स्टोरेज रिंग पर टैप किया और विशाल हेवी जुआन रूलर एक बार फिर दिखाई दिया। रूलर के मूड को कसकर पकड़े हुए जियाओ यान ने हिंसक रूप से इसे नीचे की ओर काटा। उसके पैरों के नीचे की विशाल चट्टान तुरंत फट गई। नालन यानरान, ये आखिरी 2 महीने हैं। क्या आपने खुद को तैयार किया है? दूर के पहाड़ी जंगल में एक बच्चा चील जो उड़ने की कोशिश कर रहा था, एक पेड़ की चोटी पर अपने पंख फड़फड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपने प्रयासों में उसने एक तीखी चील की चीख निकाली। इसके तुरंत बाद उसके संघर्षरत पंख सीधे हो गए और वो अचानक आकाश में उड़ गया।